इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने स्टार्ट कराई हुई थी। इसके अंदर जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। यहाँ तक हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब किसी ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है। इसके अंदर जो N है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और जो E है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। अब अगर हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं N इक्वल टू 1 तो Q इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये कितना आ जाएगा? कब? जब N की वैल्यू कितनी हो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक इलेक्ट्रॉन हो तो उस पर चार्ज कितना होगा? Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो तो 2 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हो तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो उस बॉडी पर कितना चार्ज होगा? 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब हम देख रहे हैं जो चार्ज है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हमेशा क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल है किसका? इलेक्ट्रॉन का। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसका चार्ज जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है तो चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है तो चार्ज कितना? 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्या चार्ज ये हो सकता है किसी भी बॉडी पर? तो आंसर है नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो 1.7 है वो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। इससे हमें क्या पता चल रहा है? अगर 1.6 के बाद 1.7, 1.8, 1.9 इस तरीके से किसी भी बॉडी पर चार्ज होते तो वो चार्ज कैसे होते? कंटिन्यूअस होते। ये चार्ज कैसे है? 1.6 के बाद सीधा 3.2। तो इनका नेचर कैसा होता है? नेचर डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। यहां से hence we can say that nature of charge is discontinuous, ठीक है। अब यहां पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसी टॉपिक का। 6 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम A टू B। जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो रहे हैं किसी A बॉडी से B बॉडी पर। देन फाइंड द चार्ज ऑन A एंड B रेस्पेक्टिवली, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन कौन सी बॉडी से? A से जा रहे हैं B पर, तो हमें A पर कितना चार्ज है और B पर कितना चार्ज है दोनों को अलग अलग फाइंड करना है। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। E की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्या निकालना है? A और B पर चार्ज निकालना है। फाइंड द चार्ज ऑन A एंड B। तो सबसे पहले हमने बॉडी A पे निकाला, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू NE। अब जो A इलेक्ट्रॉन है, A बॉडी है, दूसरी बॉडी B है, यहां से यहां 6 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो आपको बताया था अगर ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज करे तो ये A से B पर जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। जो लूज करेगा उस पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, और जो गेन करेगा उस पर नेगेटिव। तो हम बॉडी A के लिए प्लस NE लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद Q इक्वल टू प्लस N की वैल्यू 6, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। Q की वैल्यू हो गई प्लस 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है।
ये किस पर चार्ज आ गया, ये बॉडी बी पर हमारा चार्ज आ गया। ठीक है, अब हमें बॉडी बी बी के लिए निकालना है। ये किसके लिए आया था, ए के लिए। तो Q इक्वल टू ME, बी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इस पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। Q इक्वल टू माइनस 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अलग अलग पूछे तो सबका अलग अलग हमें चार्ज बता देना है। ठीक है, एक और देखिए इसी से, व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी इन 1600 इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास 1600 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज बताइए, क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू NE, N हमें दिया हुआ है, E हमें पता है, तो चार्ज निकाल सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। Q इक्वल टू, ये 2 जीरो को वहां ले जाइए, 16 1.6 10 की पावर माइनस 17 कूलम। इसकी से मल्टीप्लाई कीजिए 25.6 इंटू 10 की पावर माइनस 17 कूलम। इस पॉइंट को फर्स्ट प्लेस पे लेके जाइए, 2.56, एक यहाँ माइनस हो जाएगा 16 कूलम। इस तरीके से हम किसी भी बॉडी पर क्या निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं, अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए हो। अगर आपको ये दिया है कि कौन सी बॉडी कहां, कौन सी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कौन गेन कर रहा है, तो आप उसका पॉजिटिव और नेगेटिव में निकालोगे। अगर आपको नहीं दिया हुआ तो सिंपली आप चार्ज की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब होता है जो चार्जेस हैं ना उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना उनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ना उनको क्रिएट किया जाएगा, ना उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन का लॉ। ठीक है, अगर चार्जेस को हम नहीं पैदा कर सकते तो ये बन जाएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, स्टार्टिंग में ये पढ़ाया गया कि जो चार्जेस है वो कंजर्व होते हैं। इसका मतलब क्या है, किसी भी बॉडी का जो मास है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। मास डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है तो उसके इलेक्ट्रॉन भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। फिर एटम बॉम्ब बना, एटम बॉम्ब के अंदर जो एनर्जी होती है वो कहां से आई, इसको आइंस्टाइन ने बताया E इक्वल टू MC स्क्वायर। किससे बताया, E इक्वल टू MC स्क्वायर। C बहुत बड़ी क्वांटिटी है तो जो एनर्जी है वो भी लार्ज क्वांटिटी में मिलती है। अगर हमें एनर्जी मिली तो इसका मतलब हमने मास को खत्म किया, और मास को खत्म किया तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। तो इस रूल के साथ क्या हो गई, कंट्रोवर्सी हो गई। फिर जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, रूल के खिलाफ कैसे जा सकता है। ठीक है, फिर जो बाद में फाइंड किया गया वो ये सोचा गया स्टार्टिंग में कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसी तरह का एक दूसरा पार्टिकल होता है जिसको नाम दिया गया पॉजिट्रॉन। ठीक है, उसके जो मास है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और उस पर पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो वो जो पॉजिट्रॉन है वो इसके साथ बना के एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो हमें इस लॉ में थोड़ा सा क्या करना पड़ा, मॉडिफिकेशन करना पड़ा। वो देखिए कैसे, हमारे यूनिवर्स का नेट चार्ज कितना, 0, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। ठीक है, जितने प्लस उतने ही माइनस। अब अगर हम एक प्लस और एक माइनस को एक साथ बाहर निकालते हैं, अब भी इसका नेट चार्ज कितना, 0। ठीक है, अगर हम इसके अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक साथ ऐड करते हैं
अब भी इसका नेट चार्ज कितना, 0। तो इस रूल में जो मॉडिफिकेशन किया गया वो ये था कि अकेला चार्ज, अगर हम यहाँ से एक प्लस हटाते हैं तो नेगेटिवली चार्ज हो बॉडी हो गई, हमारा यूनिवर्स नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, बट वो है कैसा, न्यूट्रल। अगर एक हम इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं तो भी क्या हो जाएगा, चार्ज बॉडी हो जाएगी। फिर हमने कहा कि अकेला चार्ज ना पैदा किया जाएगा और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। उसको क्या किया जा सकता है, रबिंग मेथड से एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, आइसोलेटेड मतलब अकेला चार्ज ना पैदा किया जाएगा ना डिस्ट्रॉय किया जाएगा। पेयर्स में चार्जेस को हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। देखिए, आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज, इस रूल में जो मॉडिफिकेशन किया उसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया। पहला पार्ट्स, फर्स्ट आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज can be created or cannot be created or destroyed. Can neither be created nor be destroyed. It can only transfer. हम अकेले चार्ज को, आइसोलेटेड मीन अकेला चार्ज को ना हम क्रिएट करेंगे ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम उसको क्या करेंगे, बस ट्रांसफर करेंगे। उसका एग्जांपल लिया यूरेनियम 92, 238, थोरियम और हीलियम में वो 90, 234, ठीक है, और 2 और 4। इस तरीके से हम अकेले चार्ज को क्या कर सकते हैं, हम पैदा भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। हम उसको क्या कर सकते हैं, ओनली ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट था इसका, द चार्जेस इन पेयर can be created or destroyed. हम उनको क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको दो पार्ट्स में बांटा गया। एनिहिलेशन का मतलब होता है निगल जाना। क्या मतलब होता है, निगल जाना। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन के बारे में बताया, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये माना गया पॉजिटिव चार्ज होता है। जो इसका मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है। वो क्या बनाता है, गामा रेज बनाता है। क्या बनाता है, गामा रेज बनाता है। फोटोन विद जीरो चार्ज, गामा रेज फोटोन विद जीरो चार्ज। ठीक है, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ने मिलकर क्या बनाया, रेडिएशन बनाई और इन पर कोई चार्ज नहीं होता। दूसरा है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, यहां पे हमने क्या किया, एक हैवी मेटल की प्लेट ली, प्लेटिनम, एक हैवी मेटल लिया, उस पर गामा रेज डाली गई और उससे हमें क्या मिला, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। जो प्लेटिनम एक हैवी मेटल है और ये गामा रेज। ठीक है, इस तरीके से हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को पढ़ा। ठीक है, उसके बाद
जो हमारा मटेरियल है वो किससे मिलके बना है, तो आंसर है एटम से। और एटम्स किससे मिलके बने हैं, तो आंसर है चार्जेस से। जो हमारा मटेरियल है वो किससे मिलके बना है, एटम से। और एटम्स चार्जेस। तो इस मटेरियल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर। कंडक्टर्स क्या होते हैं, इन विच चार्ज कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। इसके अंदर क्या होता है, जो चार्ज है किसी भी बॉडी पर वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करता है। इंसुलेटर के अंदर चार्ज इज नॉट मूविंग। जो चार्ज है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं करता, ठीक है। या फिर हम ये बोलते हैं चार्ज इज नॉट अलाउड टू मूव। इसके अंदर चार्जेस अलाउ होते हैं मूव करने के लिए, उनको बोलते हैं कंडक्टर। जिनके अंदर चार्जेस अलाउ नहीं होते मूव करने के लिए उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है। अगर हमें उनको मूव कराना है तो हमें एक्सटर्नल एजेंट से उन पर फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। जो चार्ज है और जो मास है उनके अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे पहले चार्ज वो कैसा होगा, चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव भी होगा, चार्ज नेगेटिव भी होगा और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो मास है वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा, चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाई मोशन। चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाई मोशन। जो आपका चार्ज है वो मोशन से अफेक्ट नहीं होता, बल्कि जो मास है, मास इज अफेक्टेड बाई मोशन, ठीक है। इसका एक रिलेशन है, जो मास है वो अफेक्टेड होता है मोशन से। उसका फॉर्मूला है m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर, ठीक है। थर्ड रूल जो है, जो चार्ज है, चार्ज कैन बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। चार्ज कैन बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। जो मास है, मास इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, चार्ज जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है और जो मास है वो कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। उसका नेचर कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट पॉइंट है, चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइज्ड। और जो मास है वो क्वांटाइज्ड नहीं होता, कैन नॉट बी क्वांटाइज्ड, ठीक है। ये क्या है, 5 डिफरेंस है मास और चार्ज के अंदर।
चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, मास हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो नेगेटिव नहीं होगा। चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाई मोशन, मोशन से चार्ज पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। मास इज अफेक्टेड बाई मोशन, जो मास है वो मोशन से अफेक्ट होता है। जो मास है इक्वल टू एम नॉट, जिसको हम रेस्ट मास बोलते हैं, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, चार्ज रिपल्सिव और अट्रैक्टिव होते हैं, मास हमेशा अट्रैक्टिव होगा। चार्ज डिसकंटिन्यूअस होते हैं, मास का नेचर कंटिन्यूअस होता है। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, और जो आपका मास है वो क्वांटाइज्ड नहीं होता, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होता किसी भी चीज का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, उसका नाम है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, जो फोर्स है 2 पॉइंट चार्जेस के अंदर, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोबारा सुनिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ध्यान रखना कूलॉम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। ये Q1 है, ये Q2 है, ये इनका बीच का डिस्टेंस R है। तो जो फोर्स है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उससे एक रिलेशन बनता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, सपोज 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड इन वैक्यूम बाय ए डिस्टेंस R। Q1 Q2 2 पॉइंट चार्जेस है, वैक्यूम के अंदर वो हमने R डिस्टेंस से सेपरेट कर दिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, यहाँ पे क्या आ गया, K ऑन R। K की वैल्यू फाइंड करिए सबसे पहले। ये क्या है, देखिए, एक इस हम K को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, वेयर K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसके अंदर एक और चीज आती है, परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होती है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम which affect the force। हमने क्या मान लिया, जो परमिटिविटी होती है ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मीडियम के। ठीक है, which affect द फोर्स बिटवीन देम, और जो क्या करती है, फोर्स को अफेक्ट करती है। इसको हम एप्सिलॉन से डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन करते हैं? एप्सिलॉन से। मान लिया यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है Q2, ये इनका बीच का डिस्टेंस है R। इस Q1 ने इस Q2 पर फोर्स लगाई और मान लो 100 स्ट्रिंग्स इसको पकड़ने के लिए भेजी। अब इसके बीच में एक बार मैं ये मीडियम लेके आया, ठीक है, इसने क्या किया,
इसकी 60 स्ट्रिंग्स को जाने दिया, 40 को रोक लिया। ठीक है, मैंने इस मीडियम को हटा के ये वाला मीडियम लगाया, इस मीडियम ने 70 को रोक लिया, 30 को जाने दिया। ठीक है, इससे हमें एक चीज समझ में आई, जो मीडियम है वो क्या है, उसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से वो फोर्स को अफेक्ट करता है। पहले यहाँ से 100 स्ट्रिंग्स थी फोर्स की, वो 60 को जाने देता है, 40 को रोक लेता है। अब दूसरा मटेरियल बदला मीडियम के अंदर, मीडियम बदला तो वो 70 को रोक लेता है, 30 को जाने देता है। उसका मतलब अगर 60 जा रही है, 40 रुक रही है, तो फोर्स ज्यादा, परमिटिविटी कम। ठीक है, इसके अंदर परमिटिविटी ज्यादा और फोर्स कम, क्योंकि अब 70 रुक रही है। इससे एक रिलेशन समझ में आया, जो फोर्स और एप्सिलॉन परमिटिविटी का रिलेशन है वो इनवर्सली रिलेशन है। ठीक है, तो हमने लगाया K = 1/एप्सिलॉन। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, ये नीचे आया, ये कम तो ये ज्यादा, ये ज्यादा तो ये कम। ठीक है, दूसरा ये एक हमारा पॉइंट है, इसके चारों साइड का एंगल 4 पाई, एक लाइन के लिए 1/4 पाई, तो ये क्या आ गया 1/4। तो K की वैल्यू कितनी, 1/4 एप्सिलॉन। अगर ये एप्सिलॉन किसी मीडियम का है तो हम इसको क्या लिखेंगे, K = 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम। ठीक है, K की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब अगर ये मीडियम कुछ नहीं है, फ्री स्पेस है, वहां एप्सिलॉन कितना होता है, तो वहां पर एप्सिलॉन को हम लेते हैं ε0। ठीक है, तो K की वैल्यू अगर मीडियम पे है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम, अगर फ्री स्पेस में है तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई ε0। ε0 क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इसको यहां पे पुट किया, F = 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/R। ये क्या हमारा रिलेशन निकल के आया फोर्स का, कूलॉम्स लॉ से। कितना होता है, 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/R²। अगर यहाँ पर 1/4 पाई ε0 की वैल्यू हमें कंप्लीट निकालनी है, वो कितनी होती है, 9 × 10⁹। ठीक है, अगर एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है वो कितनी होती है, 8.85 × 10⁻⁻12। 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, इसकी यूनिट लिखिए। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो R ऊपर चला जाएगा और Q1 Q2 नीचे आ जाएंगे। F की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट R² मीटर, तो ये क्या बन गया, न्यूटन मीटर, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। Q1 Q2 चार्ज है, तो चार्ज अगर ऊपर लेके जाएंगे तो चार्ज की पावर, कूलॉम की पावर -2। ऐसे ही हमने इसकी ली, इसको यहां ले जाइए, इसको यहां लेके आइए, तो ये क्या बन जाएगा, ε0 1/4 पाई F Q1 Q2/R। ये तो कांस्टेंट है, कोई यूनिट नहीं। Q1 Q2 की कूलॉम और दोनों का स्क्वायर। फोर्स की न्यूटन ऊपर जाके -1, डिस्टेंस की मीटर ऊपर जाके -2। ये दो वैल्यू यहाँ पर होती है। ये क्या है, आपका